शुरुआत करते हैं हमारी बजट के बाद की पोस्ट बजट एनालिसिस सीरीज। आज फिर शुरू करते हैं खास मेहमानों के साथ। तो बजट में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो देश में सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को ही नहीं बल्कि रोजगार के मौके बढ़ाने वाले भी हैं। और इन नए रोजगार का रास्ता इनसे निकलेगा और सबसे बड़ा जो जरिया कहा जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर से निकलेगा रोजगार का रास्ता। भले ही बजट में रोजगार से जुड़ी कोई स्पेशल या विशेष घोषणाएं नहीं की गई हो, जॉब शब्द ये बहुत कम इस्तेमाल हुआ, कोई खास तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन जॉब का मौका बनाने के लिए और जॉब इकोसिस्टम तैयार करने के लिए सरकार का यह दावा है कि कैपेक्स में इजाफा इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया। सरकार ने कैपेक्स 33% बढ़ाकर जो है 10 लाख करोड़ कर दिया गया है, उससे काफी बूस्ट मिलेगा। और कैपेक्स को जीडीपी का लगभग 3.5% यानी कि 3.3% किया गया है और यह लगातार तीसरा साल है जब सरकार ने कैपेक्स में बढ़ोतरी की है। पिछली बार अगर आप देखेंगे तो लगभग 35% की बढ़ोतरी इसी तरह से की गई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैपेक्स बढ़ोतरी का मतलब ये है कि युवाओं के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे, इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। सरकार ने सिर्फ कैपेक्स ही नहीं बल्कि भारतीय रेलवे के बजट का भी आवंटन बढ़ाया, उसका भी कैपेक्स बढ़ाया है। सरकार ने रेलवे को लगभग 2.5 लाख करोड़ के निवेश का उसमें प्रस्ताव रखा है, जो अब तक इस मद में खर्च की जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। और अगर आप 2014 से तुलना करेंगे तो रेलवे में ये जो कैपेक्स बढ़ाने का ऐलान किया गया उससे 10 गुना ज्यादा है और आज तक रेलवे में इतना ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। इसके साथ ही 10,000 करोड़ का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की भी घोषणा की गई है। इसके जरिए छोटे शहरों को फायदा पहुंचेगा और इससे न सिर्फ छोटे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा बल्कि समाज के सभी वर्गों को इसका फायदा मिलेगा, सरकार का यह दावा है। जी बिजनेस पर एक्सपर्ट्स से जो हमने बातचीत की उसमें जो एक पॉजिटिव जो सेंटिमेंट थे एक्सपर्ट्स के, उनका ये कहना था कि रेलवे को बड़ा बूस्ट मिलेगा। रेलवे पर फोकस से रेलवे वाली कंपनियों को बड़ा बूस्ट स्वाभाविक रूप से मिलना लाजमी है। दूसरी कंपनियों में 20% का ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है और इसके अलावा सीमेंट, स्टील और कैपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर्स जो हैं उनमें ग्रोथ का मिला जुला असर मिलेगा। कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये बजट एक संतुलित बजट है, एक प्रैक्टिकल बजट है। इसमें राजकोषीय सूझबूझ यानी कि जो फिस्कल प्रूडेंस जिसे कहा जाता है वो दिखाई गई है। निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ कुछ लोग लुभावन कदम उठाने की कोशिश की गई है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट हो ऐसा भी नहीं है। सब्सिडीज वगैरह के फ्रंट पर कटौतियां की गई हैं, यानी कि कुल इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ मिडिल क्लास का ध्यान रखने की बजट पे कोशिश की गई, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट्स क्या आएंगे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बजट के ज्यादा होंगे बजाय कि इमीडिएट इफेक्ट्स के। तो लेकिन क्या वाकई में जो कैपेक्स बढ़ाया गया है उससे क्या जॉब से रिलेटेड इकोसिस्टम वाकई में पैदा होगा? और ग्रोथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ग्रोथ की गाड़ी में जो कैपेक्स का इंजन लगाने की कोशिश की गई है, इससे क्या कुछ बदल जाएगा? क्या जो ग्रोथ के जो 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स कहे जाते हैं, फाइनेंस और एम्प्लॉयमेंट, क्या दोनों को तवज्जो मिली है या नहीं मिली है? अब क्योंकि फाइन प्रिंट्स पर हम बात कर रहे हैं बजट की, इसलिए इस पर खास मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बिजनेस वर्ल्ड के एडिटर इन चीफ डॉक्टर अनुराग बत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर बत्रा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो आपकी नज़र में पूरा ओवरऑल, अब क्योंकि फाइन प्रिंट्स आपने भी पढ़े होंगे, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश भी की होंगी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इंप्लीकेशंस के एनालिसिस भी आपने किए होंगे, ओवरऑल अब बजट को ग्रोथ से रिलेटेड अगर आप स्टोरी देखें तो कैसा लगा सर? देखिए, पहली बात तो बजट पिछले कुछ सालों से एक लिमिटेड दायरे में खेला जाता है क्योंकि सरकार को फिस्कल प्रूडेंस रखनी है, क्योंकि आपको पता है ग्लोबली इन्फ्लेशन के आसार नजर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि
हम एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, उसका फायदा भी है, नुकसान भी है, क्योंकि उससे कई बार इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। तीसरा, सप्लाई चेन कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पिछले कुछ 2 सालों में कोविड के बाद और फिर यूक्रेन वॉर के बाद स्पेशली बढ़ गई, और वो बढ़ने से हमें बहुत नुकसान हुआ। तो जो बजट का जो अहमियत है वो बहुत थी। ये पेनल्टीमेट बजट है अगले साल के लोकसभा चुनावों से पहले, तो बजट में लिमिटेड लीवे होता है। फिर भी निर्मला जी ने सब धड़ों को का ध्यान रखते हुए इसमें 3 बड़ी चीजें की हैं। पहली बात तो जो आपने बोली, इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग, रेलवेज पे ज्यादा एलोकेशन। और वो ये क्यों इतना मायने रखता है? ये इसलिए मायने रखता है कि अगर वर्ल्ड में स्लो डाउन हो रहा है, इंडिया में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार खर्चेगी तो स्लो डाउन नहीं होगा, क्योंकि उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चने पे बहुत सारी लार्ज सेक्टर कंपनीज लोगों को एम्प्लॉय करती हैं, और जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उन सबका फायदा होता है, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो स्टील है, एंड आई कैन गो डाउन। सेकेंड बात, ये बजट एक इंक्लूसिव बजट था। मैं इंक्लूसिव इसलिए बोलूंगा क्योंकि इसमें महिलाओं की चर्चा बार बार हुई बजट में, इसमें डिजिटल डेमोक्रेटाइजेशन की बात हुई, और आज जब सरकार बजट में या बजट के बाद डिजिटल इंडिया की बात करती है तो उसको बहुत सीरियसली ले जाता है, बिकॉज पिछले 8 सालों में इस सरकार ने यूपीआई को एक बहुत बड़ा सफलता बनाया। पिछले साल ओएनडीसी लॉन्च किया, वो भी सफलता की तरफ अग्रसर है, और इस बजट में डिजिटल लॉकर लॉन्च किया है जो हेल्थ केयर को रेवोल्यूशनाइज करेगा। बहुत लोगों ने बोला कि हम ये बजट हेल्थ केयर पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है, बट डिजी लॉकर एक उसी तरफ प्रावधान है, एक मूवमेंट है। तीसरी बात, ये बजट है एक स्किलिंग की इसमें बहुत चर्चा थी, चाहे सेंटर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे और प्रावधान हो। इस बजट में राइट स्किलिंग पे बहुत फोकस था। कोविड के बाद बहुत सारे बिजनेसेस की जो स्किल्स चाहिए वो चेंज हुई हैं, कुछ स्किल्स ऑब्सोलेट भी हुई हैं, कुछ स्किल्स को अपग्रेड करना है। कुछ सेक्टर्स में, जैसे हम हेल्थ केयर सर्विसेज सेक्टर ले लें, वहाँ एक ट्रेडिशनल डिफिसिट रहा है, तो उसको कैसे भरा जाए, नए सूत्रों में कैसे स्किल क्रिएट किया जाए, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी है, चाहे वो वेब 3 में इंडिया की मूवमेंट है। तो ये बजट बाय एंड लार्ज बहुत बैलेंस रहा है, बहुत प्रोग्रेसिव रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है, और पॉपुलिस्ट बजट नहीं है। सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसमें हम कह पाए कि सरकार एक पॉपुलिस्ट बजट लाई है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगी, और मैं उनका भी उल्लेख करना चाहूंगा कि 7 ऐसी चीजें बजट में जिससे इन्वेस्टर्स पे थोड़ा सा फर्क पड़ा। एक तो नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से 5 लाख एग्रीगेट प्रीमियम के ऊपर की जो प्रोसीड्स हैं वो टैक्सेबल है। ठीक, आपको पता है यूलिप पे ये ऑलरेडी 2.5 लाख पे था। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ट्रेडिशनल इंश्योरेंस बिकम्स अनफेवरेबल फ्रॉम 1 अप्रैल। तो इसका फायदा ये होगा कि अब फेब मार्च में बहुत लोग इंश्योरेंस खरीदेंगे, और कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। नाउ अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट देख लें, उनकी टैक्सेशन में चेंज हुआ फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, और अब इसके ऊपर भी एक जो कंपोनेंट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर टैक्स लगेगा। एब्सोल्युटली, यानी कि बिल्कुल, यानी कि सर आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट हो ऐसा नहीं है, सरकार ने एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की कोशिश की है, और बहुत सारे लोग इसे एक ब्रेव कदम भी कह रहे हैं कि आप चुनावी साल, आपका आखिरी पूर्ण बजट है द्वितीय कार्यकाल का एनडीए सरकार के, उसके बावजूद जो है आपने कोई ऐसे मेजर नहीं उठाए कि बहुत ज्यादा वाहवाही आपकी हो। एक बैलेंस बजट है, कई जगह सब्सिडीज को कम करने की कोशिश की है, मनरेगा जैसा बहुत ही पॉपुलर एक स्कीम है उसका बजट घटाया है क्योंकि सरकार को लग रहा है कि वहां पे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, और इस तरफ आप दूसरी तरफ आप बढ़ा रहे हैं कैपेक्स को। लेकिन एक चीज सर, फिस्कल डेफिसिट पर जब हम आ रहे हैं, हमने इसको FY23 में 6.4 से घटाकर 5.9 रखने का लक्ष्य रखा है 24 में, और इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि जो हमने लक्ष्य रखा हुआ है 2025-26 के आसपास कि हमको
4.5 के आसपास जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट रखना है। ये बहुत अच्छी बात है, जितना फिस्कल डेफिसिट कम होगा उतना आप ये बताएगा कि आप आत्मनिर्भर हो रहे हैं, दुनिया को भी आप पे विश्वास आएगा। और इसको तो 3% पे हमें लाना ही है, वो हमारे कानूनन भी है मजबूरी, और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे टारगेट्स हैं वो भी यही कहते हैं। लेकिन सर 2023 में जब एक तरफ आईएमएफ कह रहा है कि साहब आपका थर्ड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जा सकती है, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग, अदर रिलेटेड सेक्टर्स, रेवेन्यू कलेक्शन, एक्सपोर्ट, थोड़ा सा यहां पर हमको परेशानी आएगी, तो ऐसे में ये रेवेन्यू जो फिस्कल डेफिसिट रेशियो घटाना, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है सर हम में? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप जानते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। हम किसी और पे निर्भर नहीं है। हमारी इकोनॉमी हमारी कंजम्पशन से चलती है, राइट। और हमारी पॉपुलेशन उस सेंस में हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि और जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है वहां पे लाइफस्टाइल एस्पिरेशनल हो रहा है, जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए बहुत लार्ज मार्केट है। और बाय एंड लार्ज इंडिया में वो कंजम्पशन लेड डोमेस्टिक इकोनॉमी के कारण विश्व में कुछ भी हो जाए, हमारे में जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज्ड होगा, उतना नहीं होगा, कम होगा, कुछ इम्पैक्ट तो होगा। दूसरा, पिछले 11 महीने से ज्यादा हो चुके हैं रशिया यूक्रेन वॉर को, इंडिया ने रशिया से डायरेक्टली ऑयल खरीदा और कम दाम पे खरीदा है, तो हमने उसमें पैसे बचाए हैं जो हमें अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने में मदद करेगा, राइट। दूसरा, बहुत लोगों ने बोला कि 2 स्लैब्स हो गए, अब एक पुराना रजीम एक नया रजीम, बट सरकार को बहुत क्लैरिटी है, फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत क्लैरिटी है। फाइनेंस मिनिस्टर क्लियरली पुश कर रही हैं कि आप नए टैक्स रजीम में जाइए। सो नो डिडक्शंस, सेक्शन 8 EC बेनिफिट्स लाइक ELSS, PPF, NPS etc. will not be available if shift to new tax regime impact। इसका मतलब क्या है कि आपके हाथ में ज्यादा पैसे हो बट आपकी सेविंग्स कम हो। आपको सेव करने पे अगर उतना इजाफा नहीं हो रहा तो आप खर्चेंगे, उसका भला किसको होगा? इकोनॉमी को होगा, राइट। तो सरकार को बहुत क्लैरिटी है और एक बहुत कॉन्फिडेंट। डॉक्टर बत्रा, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि आपके हाथ में पैसे बचे रहें लेकिन आपकी सेविंग ना हो। ये जो आपने बोला, क्या एथॉस यही है गवर्नमेंट का कि आप पैसा बचाइए लेकिन उसको बैंक में रखने के लिए नहीं, उसको चीनी के डब्बे में रखने के लिए नहीं, उसको खर्च करने के लिए बचाइए ताकि वो इकोनॉमी में आए, सर्किल घूमे? ये आपने बड़ा अच्छा दिलचस्प तरीके से बताया, जरा इसको इलैबोरेट करें सर। मेरा ऐसा मानना है। और बहुत सारी एनॉमलीज को भी इस बजट में, जैसे विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग पे TDS था बट लोग इसको सरकमवेंट करते थे, सरकार ने इसको प्लग किया। अब आप ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं बट आइडली किसी को करनी नहीं चाहिए, बट फिर भी आप कर रहे हैं, एंड अगर आप ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं तो सरकार आपके ऊपर निगाह रख रही है। और देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग, राइट। एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का देखते हैं। इफ यू हैव बीन इन्वेस्टिंग अब्रॉड थ्रू LRS व्हिच इज liberalized remittances, the TDS is now increased to 20%. This will be, ये बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि पहले TDS was 5%, that too only अगर आप 7 लाख से ज्यादा थे। Now अब फ्लैट 20% हो गया है। इसका मतलब सरकार कह रही है आप बाहर तो लगाइए पैसा लेकिन हमारे देश में लगाइए। समझ रहे हैं? Absolutely sir, absolutely। तो सरकार का है कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी कैसे उसकी जो नींव है, जो एक मिडिल क्लास स्पेंडर है, जो एक टीयर 2 टीयर 3 में एक उपभोक्ता है, वो कैसे अपनी इकोनॉमी में एक हिस्सेदार बने, ये करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, फाइन प्रिंट अगर हम एब्सोल्युटली। और जो बजट से पहले जो इकोनॉमिक सर्वे की प्रेजेंटेशन थी, CA नागेश्वरन साहब ने साफ तौर पर कहा था कि देखिए ऐसा नहीं है कि अभी ग्लोबल सिचुएशन ठीक ठाक हो गई है, लेकिन हमको उसके लिए जो कुछ घरेलू सर्जरी करनी पड़ेगी ताकि हम उसके लिए तैयार रहें। एक्सपोर्ट्स का प्रेशर ज़रूर आएगा, लेकिन जैसा कि डॉक्टर बत्रा बता रहे हैं कि हम अभी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, हमारे पास इतना पर्याप्त कंजम्पशन है कि हमारे यहाँ जो पैदा हो रहा है उसके लिए हमें ग्राहक मिल जा रहा है, और अगर ये चेन बनी रहती है तो इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बस हमें
तैयार रखना है अपने कंज्यूमर को खरीदने के लिए, खर्च करने के लिए, पैसे देने के लिए, और उसमें इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। तो इसी तरह से हम आगे का सफर तय करेंगे सर। जो 5 ट्रिलियन का लक्ष्य है वो इससे होगा, या हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि इंटरनेशनल सिनारियो ठीक हो, चीजें ओपन अप हो और हम एक्सपोर्ट बेस्ड भी थोड़ा सा बन पाए सर? देखिए, उस पर आने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। पहली बात, देखिए, देयर इज अ इम्पेंडिंग ग्लोबल स्लो डाउन। इस पे तो कोई चर्चा नहीं है, ये तो हो रहा है कि ऐसा लगता है कि स्लो डाउन हो रहा है ग्लोबली। पहली बात तो हमें ऐसा लगता था, मुझे लगता था कि हम बहुत सारी वीट एक्सपोर्ट करते हैं। हम 1% से कम करते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर स्लो डाउन होगा भी तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये है, ये जो बजट है इसको मैं वार्म बजट कहता हूँ। WARM, वुमेन ओरिएंटेड एग्रीकल्चर फोकस। W फॉर वुमेन ओरिएंटेशन, A फॉर एग्रीकल्चर फोकस, R फॉर रूरल इंजन एंड M फॉर MSME। ये बड़ा वार्म बजट है। तो इन्होंने इन चार, और ये चार क्यों है? अगर आप मोर विमेन को इकोनॉमी में लाएंगे, इकोनॉमी पुख्ता होती है। एग्रीकल्चर, ये सरकार इस साल मिलेट का ईयर बना रही है। इंटरनेशनल मिलेट का मतलब है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं फार्मर्स, उनकी इनकम्स बढ़े। रूरल के लिए भी सरकार ने कई मेजर्स इसमें लाई है। और MSME तो सरकार ने किया है, बट मैं चाहूंगा कि MSME हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक, उसमें और भी काम किया जाए। तो मेरे को ये नहीं लगता कि बाहर स्लो डाउन होने से इंडिया में फर्क पड़ने वाला है, बल्कि हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। सिर्फ एक ही ऐसी मार्केट बच जाती है जहां पे आपको पैसा लगा के रिटर्न मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो अगर बाहर स्लो डाउन है तो हिंदुस्तान के लिए एडवांटेज है। बिल्कुल। जो FIIs का अभी हमने जो फ्लो देखा है, चाहे उनकी खरीदारी हो चाहे बिकवाली रही हो, साफ तौर पर ये लग रहा है कि पूरे दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एकमात्र इकोनॉमी अभी दिख रही है और वो है हिंदुस्तान। इसलिए वो पैसा लगाते भी हैं और कभी कभी निकाल भी लेते हैं। निकाल भी इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ मुनाफा मिल रहा है, इसलिए निकाल भी लेते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें एक हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा रोड मैप तैयार करके रखा गया। लेकिन डॉक्टर बत्रा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं सर जो रह गई हैं और थोड़ा सा सरकार को अपार्ट फ्रॉम द बजटरी एलोकेशंस थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। देखिए, अल्टीमेटली बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस, राइट? और एक डायरेक्शनल स्टेटमेंट है। अल्टीमेटली तो इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाता है। दूसरी बात यह है, कोविड के दौरान सरकार ने हर 1 महीना 2 महीना जब भी जरूरत पड़ी इंटरवेंशंस की, अनाउंसमेंट्स की। तो बजट तो एक डायरेक्शनली बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, बट सरकार टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट्स करती रहती है। तो सिर्फ अभी 9 राज्यों में इलेक्शन है, तो सरकार ऐसा मान रहे हैं, एक तो फरवरी एंड में कैबिनेट रीशफल होगी जी। बजट एक इकोनॉमिक बैलेंस शीट है, बट एक मैसेजिंग भी है, पॉलिटिकल मैसेजिंग है, सोशल मैसेजिंग है, बट सरकार टाइम टू टाइम वो करती रहती है। और एक सरकार की मैं 2-3 आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि कितना डायनामिज्म है कि एनवायरनमेंट में जो हो रहा है उस पर कैपिटलाइज कर पाए, और अगर दिशा चेंज करनी हो, कुछ कोर्स करेक्शन करनी हो, तो वो भी कर पाए। मैं लेता हूं सरकार की ड्रोन पॉलिसी। पिछले साल सरकार ने एक नई ड्रोन पॉलिसी बनाई और ड्रोन्स को डिफेंस में अलाउ कर दिया, मोटी बात। और सिर्फ पॉलिसी नहीं चेंज की, कहा कि हम पॉलिसी तो बना ही रहे हैं, हम मार्केट मेकर भी बनेंगे, हम 7,000 करोड़ के ड्रोन एक साल में खरीदेंगे, और जो ड्रोन हिंदुस्तान में बनते हैं वही अलाउड है। तो सरकार, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सरकार सिर्फ बजट के टाइम पे ही नहीं एक इकोनॉमिक पॉलिसी को कम्युनिकेट कर रही है, चेंज कर रही है, बट बजट एक हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन रहा है। और मैंने बोला एक पॉलिटिकल मैसेजिंग, एक सोशल मैसेजिंग भी बजट के थ्रू होती है, वो सरकार ने बखूबी की है। और जितने भी, ये सरकार एक बॉटम ऑफ द पिरामिड की सरकार है, राइट? तो सरकार की कुछ भी, चाहे वो बजट हो या और भी पॉलिसीज हो, नीतियां हो, वो सब बॉटम ऑफ द पिरामिड को देख करके इजाद की जा रही है। बिल्कुल डॉक्टर तो बत्रा, 9 राज्यों में इलेक्शन है, तो मेरा तो मानना है कि अभी इस साल आपको बहुत
सारी चीजें जो क्रिएटिव और डिसरप्टिव होंगी पॉलिसी रेड डेवलपमेंट लेड इकोनॉमी के लिए, वो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा सर। इसीलिए इसे प्रैक्टिकल बजट कहा जा रहा है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि आखिरी पूर्ण बजट है, अगले साल चुनाव भी होने हैं, इस साल भी कई राज्यों में चुनाव हैं, तो एक इलेक्टोरल सिग्नलिंग भी है कि हम आम आदमी का ख्याल रख रहे हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड है, और साथ ही साथ जो फिस्कल प्रूडेंस है उसको भी दिखाने की कोशिश की गई है। तो बैलेंस रखने की कोशिश की गई है। स्वाभाविक रूप से जो फिस्कल रिसोर्सेज के पुल्स एंड प्रेशर्स हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है, और एक तरह से फील गुड बजट है एक अनसर्टेन 23-24 का। तो कुल मिला के इस तरह का एक खाका उभर कर आ रहा है इस बजट का, और उम्मीद हम यही करते हैं कि जिस सोच के साथ बजट को पेश किया गया है, जिस डायरेक्शन के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, उस डायरेक्शन में देश का हित छिपा हो, और अमृतकाल का ये जो पहले साल का बजट है ये देश की आर्थिक तरक्की को सुनिश्चित करे। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर बत्रा, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला और विश्लेषण किया बजट का। थैंक यू सो मच सर। आइए और कुछ और दिग्गजों से हमने बातचीत की है। एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और एमडी के मिस्त्री ने भी बजट को संतुलित और प्रैक्टिकल बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखने की पूरी तैयारी की गई है, जो अच्छी बात है। बजट को लेकर के मिस्त्री से खास बातचीत की हमारी सहयोगी एकता सूरी ने। आपका बजट को लेकर क्या आउटलुक है, और स्पेसिफिकली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का क्या आउटलुक है? देखिए, बजट तो बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से। बजट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट वाज एन एक्सीलेंट बजट, आउटस्टैंडिंग बजट इन माय ओपिनियन। बजट का व्हाई वाज इट सो स्ट्रॉन्ग? इट वाज सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज द ग्रोथ मोमेंटम हैज बीन कंटिन्यूड इन द बजट। कितना सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है इन कैपिटल और प्लान्स टू इन्वेस्ट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके लिए जॉब्स क्रिएट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग होगा। As far as housing finance is concerned, दो फैक्टर्स है। एक तो टैक्स रेट्स हैव कम डाउन at a higher level, and more importantly the basic exemption rate has gone up, tax exemption jo hai. So when the tax exemption goes up, there is more money in the hands of people. If there is more money in the hands of people, there is more inclination to buy a house or to be able to pay a EMI. So housing finance के लिए भी अच्छा था बजट, और इकोनॉमी के लिए तो बहुत अच्छा था। फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है। फिस्कल टारगेट फॉर लास्ट ईयर हैज बीन मेट। दिस ईयर्स फिस्कल टारगेट और फिस्कल डेफिसिट विल बी ब्रॉट डाउन स्टिल फर्दर। प्लस अनाउंस किया है कि पीएम केयर में पीएम आवास योजना में देयर इज अ फर्दर 69% इंक्रीज इन द एलोकेशन। अभी पीएम आवास योजना में से देयर इज at the moment we'll await details, can come into real estate, can come into housing for the affordable segment for the women and the lower income groups. सर, आपने पीएम आवास योजना का इम्पैक्ट बताया। अगर हम नए टैक्स रिजीम की बात करें या फिर रीसेल ऑफ प्रॉपर्टी अबव 10 करोड़ पे जो टैक्स है उसकी बात करें, तो उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर कितना होगा? देखिए, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी तो बहुत बहुत रेयर है। ये तो खाली बॉम्बे सिटी में है। हमारा एवरेज लोन साइज इज 35 lakhs। 35 लाख 35 लाख 70,000 इज एवरेज लोन अमाउंट। अभी आप 10 करोड़ की बात कर रहे हैं, उससे हमारे तो बहुत कम कस्टमर्स हो गए, तो उसमें हमें कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं है। एंड सेकंड थिंग यू मेंशन वाज द न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में क्या है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको काफी डिडक्शंस मिल रहे थे, नए रिजीम में नहीं मिल रहे हैं। पर आपको चॉइस है कि आप नई रिजीम चूज करो कि आप ओल्ड रिजीम चूज करो। अगर मैं हाउसिंग लोन कस्टमर हूं या मुझे समझ लो कि घर लेने का है, तो मैं ओल्ड रिजीम ही लूंगा, क्योंकि मुझे उसमें काफी बेनिफिट्स है, डिडक्शन मिलेगा हाउसिंग लोन इंटरेस्ट के लिए वगैरह वगैरह। अगर मैं कभी हाउसिंग लोन लेने वाला नहीं हूं, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टेकन अ लोन, आई ऑलरेडी गॉट अ हाउस, देन आई विल प्रोबब्ली सिलेक्ट द न्यू रिजीम। सो इसमें कुछ इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। बजट में डिजी लॉकर की जो अहमियत है उसको तवज्जो दी गई है और इसको एक्सपैंड करने की बात की गई है। इससे ओरिजिनल सर्टिफिकेशंस के रख रखाव और गुम हो जाने की चिंता तो नहीं रहेगी। ये पहले आम लोगों के लिए था, लेकिन अब इसे एंटिटी बेस्ड कर दिया गया है, यानी कि कंपनीज के लिए, फाइनेंशियल जो एंटिटीज़ हैं उनके लिए, या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे तो इसका फ़ायदा उठा सकती है। साथ ही इन्हें हर जगह अब फिजिकली जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, और जो इसमें ईज़ ऑफ डूइंग तेज़ होगा और कारोबार करने में आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात कि आम लोग हों या फिर कंपनियां, सबके लिए KYC अब हो जाएगा बहुत आसान।
डिजी लॉकर यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक वर्चुअल लॉकर। ये टर्म सुर्खियों में तब आया जब 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इसे लॉन्च किया था। इसे लेकर सरकार की एक दूरदर्शी सोच थी। डिजी लॉकर खाता खोलने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना जरूरी है। डिजी लॉकर में पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट के साथ दूसरे सर्टिफिकेट आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं। इस बार बजट में वित्त मंत्री ने डिजी लॉकर को फिर सुर्खियों में ला दिया है। सरकार ने साफ किया है कि डिजी लॉकर में स्टोर आधार के साथ दूसरे प्रामाणिक दस्तावेजों को मान्य माना जाएगा। समझते हैं कि आखिर डिजी लॉकर है क्या और सरकार का इस पर इतना जोर क्यों है। दरअसल वेबसाइट के अलावा इसका एक ऐप भी है जिसे हम अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह बैंक में महत्वपूर्ण दस्तावेजों और आभूषणों को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए हम लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह ये एक वर्चुअल लॉकर है। इसमें हम अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह से आपका आधार आपकी पहचान है, उसी तरह से डिजी लॉकर को भी सरकार ने मान्यता दे दी है। आपने अगर बैंक में खाता खोलने के लिए एक बार अपने दस्तावेजों को जमा कर दिया है तो आपको बीमा, तमाम तरह के कर्ज जैसे कामों के लिए फिर से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं करना होगा। डिजी लॉकर का इस्तेमाल करके तमाम वेरिफिकेशन जैसे झंझटों से निजात पाया जा सकता है। सरकार का डिजी लॉकर के दायरे को बढ़ाने पर फोकस है। बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि डिजी लॉकर और आधार को केवाईसी जरूरतों को पूरा करने के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी नए फाइनेंशियल ईयर में डिजी लॉकर की भूमिका बढ़नी तय है। इससे पीएम जनधन योजना, यूपीआई जैसे सेवाओं में केवाईसी की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, जिसका एक बड़ा फायदा फिनटेक कंपनियों को मिलेगा। खासकर डिजी लॉकर के इस्तेमाल से काम जल्दी होगा, आसानी से होगा और पेपरलेस होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर लगाम लगेगी और काम में पारदर्शिता आएगी। सो अलग आपको बताते हैं कि आप कैसे डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले digillocker.gov.in पर जाएं। साइन अप करने के साथ अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल नंबर पर आए OTP भरने के बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट करें। फिर क्या, आपका डिजी लॉकर तैयार है। अब डिजी लॉकर पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी है। पहले डिजी लॉकर पर लॉगिन करें, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आइकॉन पर जाएं और अपलोड करके क्लिक करें। डॉक्यूमेंट की डिटेल भरें और अपलोड बटन पर क्लिक करें। ध्यान रहे, आप अधिकतम 50 MB की डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड कर सकते हैं और आप फोल्डर बनाकर भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। है ना बड़े काम का डिजी लॉकर? तो फिर देर किस बात की? डिजी लॉकर के साथ हो तो आप भी बन जाइए डिजिटल इंडिया के भागीदार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने के लिए बड़े ऐलान हुए हैं। रेलवे ने अब तक की सबसे बड़ी रकम का आवंटन किया गया है रेलवे के लिए, और अब रेलवे ने अपने मेगा प्लान का भी ऐलान कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के लिए एक बड़ा टारगेट तय किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि रेलवे अगले साल 7000 किलोमीटर की नई पटरियां बिछाएगा। खबर पर डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, बताइए क्या प्लान है रेलवे का? जी बिल्कुल, आपकी यात्रा का एक्सपीरियंस और ज़्यादा स्मूथ होने वाला है। आपको टिकट बुकिंग में कम समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे से जुड़ी जो इंक्वायरी है, जिसमें अभी तक आपको एक लंबा समय लगता था, वो ज़्यादा बेहतर होने वाला है और ये सारा एक्सपीरियंस बदलेगा रेलवे के इस बार के बजट के एलोकेशन के बाद। जी बिल्कुल, जिस बार का जो रेलवे का बजट है उस पर रिकॉर्ड एलोकेशन रेलवे को दिया गया है और उसका खर्चा पूरा जो है सरकार उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में और अपडेट करने में खर्च करेगी। जो रेल मंत्री ने आज बताया उसके अनुसार जो यात्रियों का एक्सपीरियंस, यानी कि जो पुराने यात्री डब्बे हैं उनको पूरी तरीके से बदला जाएगा और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले राजधानी स्टैंडर्ड्स के डब्बों के जरिए उनको जो है रिप्लेस किया जाएगा। इसके साथ साथ रेलवे का जो टिकटिंग का जो बुकिंग का जो पूरा सिस्टम है उसमें एक बड़ा बदलाव रेलवे प्लान कर रही है। मौजूदा समय में जो टिकट की बुकिंग है वो लगभग 25,000 टिकट जो है प्रति मिनट की बुकिंग का कैपेसिटी है इस सर्वर का। इसको अपग्रेड करके सरकार ये चाहती है कि लगभग 2.25 लाख टिकट प्रति मिनट बुकिंग हो जाए। इसके अलावा इंक्वायरी, यानी कि जो अभी तक जो इंक्वायरी का सिस्टम है उसके अनुसार 4 लाख इंक्वायरी प्रति मिनट सरकार उसको रेलवे जो है मेंटेन करता है, उसको 40 लाख इंक्वायरीज प्रति मिनट जो है अपग्रेड करेगी। इसके अलावा वंदे भारत को लेकर एक बड़ा अपडेट सरकार ने जारी किया है, जो कि ये उसका साफ कहना है कि सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने में स्लीपर क्लास वाली वंदे भारत ट्रेन, अभी जो मौजूदा वंदे भारत ट्रेन है वो सिटिंग कैपेसिटी वाली है, अब जो है जो नई वंदे भारत ट्रेन आएंगी सितंबर के महीने के बाद से वो स्लीपर श्रेणी वाली होगी, यानी कि लंबी दूरी की स्लीपर श्रेणी वाली वंदे भारत ट्रेन होंगी। इसके साथ साथ लोकल कनेक्टिविटी के लिए, यानी कि आसपास के जिलों के किसी सेंटर से
वो वंदे मेट्रो की भी शुरुआत सरकार इसी साल करेगी। इसके अलावा दिसंबर तक जो है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी होगी। एक जो बड़ा और अहम कदम सरकार ने और उठाया है रेल बजट के एलोकेशन के साथ, वो ये है कि रेलवे स्टेशन को एडवांस तरीके से डेवलप किया जाएगा और इसमें एक और सुविधा लोगों को दी जाएगी कि आप रेलवे स्टेशन से अपने जो रोजमर्रा की खरीदारी है वो भी कर सके। तो कुल मिलाकर रेलवे अपना रेवेन्यू बढ़ाने के तो तरीके ढूंढ रहा है, साथ साथ यात्रियों का भी एक्सपीरियंस जो है बढ़ेगा। जी, अदानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जहां कंपनी के शेयरों में गिरावट का दौर जारी है, वहीं संसद में भी हंगामा हो रहा है। आज भी संसद की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। विपक्ष अदानी ग्रुप पर लग रहे आरोपों की जांच की मांग पर अड़ गया है। विपक्ष के हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित कर दी गई। विपक्ष मामले की जांच के लिए जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बनाने की मांग कर रहा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता 6 फरवरी को देश भर के जिलों स्थित LIC और SBI कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। विपक्षी नेताओं का कहना है कि शेयर बाजार का यह अमृतकाल का सबसे बड़ा महाघोटाला है और अदानी ग्रुप के लिए पिछले 10 दिन काफी भारी पड़े हैं। इस दौरान अदानी ग्रुप का मार्केट कैप करीब आधा होकर 10 लाख करोड़ रह गया है और इस बीच NSE ने भी अदानी ग्रुप के 3 शेयरों पर निगरानी बढ़ा दी है। ताजा अपडेट क्या है और क्या कदम उठाए गए हैं, बता रहे हैं अरमान। देखिए, अडानी इंटरप्राइजेस पे आपको लगातार, अडानी ग्रुप पे, अडानी टोटल, आप सारे स्टॉक्स की अगर आप बात करेंगे, अडानी पूरे समूह पे आपको लगातार खबरें आती हुई दिख रही हैं। अब कल मार्केट बंद होने के बाद खबर आई कि NSE ने अडानी पोर्ट्स, अडानी इंटरप्राइजेस या अंबुजा सीमेंट की यहाँ पर बात करेंगे तो उनको शॉर्ट टर्म ASM की श्रेणी में डाल दिया है। उसका मतलब ये हुआ कि अब वहाँ पर अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको 50% से 100% तक का जो है वहाँ पर मार्जिन देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ RBI से भी खबर आती हुई दिखी कि RBI ने सारे बैंक्स को जो कहा कि आप अडानी समूह में आपका जितना भी एक्सपोजर है उस डिटेल्स को हमसे साझा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से और खबर ये भी आई कि जो डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडाइसेस है वहां से अब 7 फरवरी से अगर आप देखेंगे तो 7 फरवरी से अडानी इंटरप्राइजेस वहां से बाहर हो जाएगा और उसी के साथ साथ जो समूह के FPO के बुक मैनेजर मोनाज को अतिरिक्त निगरानी पर भी जो है वहां पर रखा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से और खबर ये भी आती है कि जो जॉनसन साहब है जो UK बेस्ड फर्म में उन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दिया है। अब वहां पर ये रेलेवेंस क्यों है, क्योंकि अगर आप देखेंगे वो जो फर्म की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है इलारा कैपिटल PLC और अगर आपने देखेंगे इस फर्म का नाम जो है जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद से ये मॉरिशस जो लिंक्ड फंड्स हैं यहाँ पर ये हाईलाइट में आते हुए दिखे थे और उन्होंने जो जून पिछले साल की जो जून है वहां पर ही ज्वाइन किया था। उसके बाद जब FPO कैंसिल हुआ तब वहां पर उन्होंने अपना जो है नॉन एग्जीक्यूटिव पद से इस्तीफा दिया और आपको मैं बता दूं जो जॉनसन साहब हैं वो पूर्व जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन जो है उनके भाई हैं। तो ओवरऑल आपको लगातार यहाँ पर न्यूज़ फ्लो आता हुआ दिखेगा। हर बार आपको हर प्रतिदिन आपको नए न्यूज़ फ्लोज आते हुए दिखेंगे। तो ये था पूरा आज का न्यूज़ फ्लोज। अमूल कंपनी ने दूध के कीमतों में बड़ा इजाफा किया है और अब अमूल के दूध खरीदने के लिए प्रति लीटर 3 रुपए ज्यादा देने होंगे। इससे पहले अमूल गोल्ड 1 लीटर 63 रुपए में मिलता था, अब 66 का हो गया है। अब अमूल ताजा आधा लीटर दूध 27 का मिलेगा, जबकि पहले 1 लीटर पैकेट के लिए 54 रुपए चुकाने पड़ते थे। थोड़ा बात मौसम की भी कर लेते हैं। कश्मीर घाटी बर्फ से निहाल है, सैलानी भी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के 4 जिलों में एवलांच का अलर्ट जारी किया गया है। देखिए पहाड़ों पर मौसम का अपडेट देती है रिपोर्ट। उत्तराखंड में बर्फीली आफत का अलर्ट, 4 जिलों में मंडराया एवलांच का खतरा। बर्फबारी के बाद सैलानियों का नया स्पॉट। बर्फबारी के बाद कश्मीर की खूबसूरती देखते ही बन रही है। खासकर सैलानियों के लिए बर्फबारी किसी तोहफे से कम नहीं है। आपने ट्रेन की सवारी तो कई बार की होगी, लेकिन कश्मीर घाटी में बर्फ के बीच से गुजरती रेलगाड़ी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। श्रीनगर का काकापोर रेलवे स्टेशन भारी बर्फबारी के बावजूद इसलिए गुलजार है क्योंकि दूर दराज से पहुंचे सैलानी इस खूबसूरत पल को अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं। एक्चुअली मैंने अभी कश्मीर फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया है और मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि कश्मीर इज़ द बेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया बिकॉज यहाँ पे जो
नेचर है और जो स्नोफॉल है वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है यहाँ पर। और ये जो ट्रेन है मतलब इट इज़ फैंटास्टिक। आप यहाँ पर आए हो, आपको हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं। आई एम नॉट फीलिंग लाइक आई एम ट्रैवलिंग इन इंडिया। बहुत अच्छा है कि इन हालातों में भी ये ट्रेन चला रहे हैं और कश्मीर की खूबसूरती का हम एक नज़ारा ले पा रहे हैं। तो कश्मीर बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह अगर हालात ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहेगा तो कश्मीर जैसी कोई खूबसूरत जगह नहीं है। यहाँ की इंडस्ट्री के लिए भी, होटल इंडस्ट्री, हमारे टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टूरिस्ट यहाँ आए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, पीपल शुड कम हियर एंड विजिट कश्मीर। बर्फ को चीरती ये ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जन्नत की खूबसूरती और भी बढ़ने लगती है। पटरियों के दोनों तरफ बर्फ से ढके घर और पेड़ कश्मीर की खूबसूरती को और भी मनमोहक बना देते हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड में फिर बर्फीली आफत का अलर्ट जारी हुआ है। 4 जिलों पर मौसम का कहर बरपने वाला है। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए एवलांच की चेतावनी जारी की है। चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के पहाड़ों पर एवलांच आ सकता है, लिहाजा प्रशासन ने निचले इलाकों को अलर्ट पर रखा है। जहां एवलांच आता है उसके आसपास के जो विलेज हैबिटेशन अगर है तो उसके लिए वो हमारे लिए एक चिंता का विषय रहता है। लेकिन हमारी जो टीमें हैं SDRF और अन्य जो NDRF की टीमें हैं वो पूरी अलर्ट मोड में है। हमने हेलीकॉप्टर भी कर रखा है, कल को अगर ये होती है रेस्क्यू की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और एवलांच का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में खौफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZeeIndia360 याद रखिए और कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।